दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति ने डिजिटल भुगतान और डेटा सुरक्षा के लिए ऑनलाइन सुरक्षा उपाय रिपोर्ट प्रस्तुत की। लोकसभा में मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार मजदूरी दरों और उनसे संबंधित अन्य मामलों पर एक अंतर्दृष्टि नामक रिपोर्ट पेश की गई। वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रेन टिश्यू विकसित किया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री के अनुसार भूमि अभिलेखों यानी लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण से भारत की जीडीपी को 1.5% तक बढ़ाने में मदद मिलेगी। नीति आयोग ने मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए परिवहन ईंधन के रूप में LNG शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। संसद की स्थायी समिति ने देश में लघु और सीमांत किसानों के लिए कृषि के मशीनीकरण में अनुसंधान एवं विकास पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर का। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति ने डिजिटल भुगतान और डेटा सुरक्षा के लिए ऑनलाइन सुरक्षा उपाय रिपोर्ट प्रस्तुत की। सबसे पहले डिजिटल भुगतान की स्थिति पर चर्चा करते हैं। वर्ष 2025 तक डिजिटल भुगतान के 3 गुना से अधिक बढ़ने की उम्मीद है। इस बढ़ोतरी के कारण है स्मार्टफोन तक बढ़ती पहुंच, कोविड के कारण उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव और वित्तीय समावेशन के लिए सरकार की नीतियां। डिजिटल भुगतान में UPI से किए जाने वाले लेन देन की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2017-18 में 4% थी। ये वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 64% से अधिक हो गई है। अक्टूबर-नवंबर 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार लेन देन की मात्रा के मामले में फोन पे और गूगल पे जैसी विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियां भारतीय फिनटेक क्षेत्र पर हावी हैं। इस मामले में फोन पे और गूगल पे की बाजार हिस्सेदारी क्रमशः 46.91% और 36.39% है, जबकि भीम UPI की हिस्सेदारी मात्र 0.22% है। अब समझते हैं डिजिटल भुगतान में सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में। साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं में बड़ी मात्रा में धन की हानि दर्ज की गई है, जबकि इस हानि की वसूली दर बहुत ही कम रही है। सितंबर 2023 तक साइबर धोखाधड़ी से 5,574 करोड़ रुपए की हानि हुई है। साल 2020 से 2022 तक रिपोर्ट किए गए लेन देन में रिकवरी दर लगभग 10.4% रही है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर अवैध व धोखाधड़ी वाले ऋण देने वाले ऐप्स मौजूद हैं। भुगतान के समय फंड ट्रेल को छुपाने के लिए बनाए गए वर्चुअल खातों की निगरानी नहीं किए जाने के कारण इस तरह की धोखाधड़ी करने वाले एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रणाली से बच निकलते हैं। यहाँ पर फंड ट्रेल का मतलब कनेक्टेड वित्तीय लेन देनों की श्रृंखला है। खबर में आगे बढ़ते हैं और समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशों को समझते हैं। डिजिटल भुगतान की बेहतर सुरक्षा के लिए एंड्रॉइड और बैंकिंग मेलवेयर्स सैंपल्स की एक रिपोजिटरी बनानी चाहिए। साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए हितधारकों के प्रभावी समन्वय के साथ बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और फिनटेक क्षेत्र में भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों को बढ़ावा देना चाहिए। चलिए आखिर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। रुपे डेबिट कार्ड और भीम UPI से लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। वित्तीय समावेशन पहल के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन धन योजना आरंभ की गई है। इसके अलावा जागरूकता संबंधी पहलें भी शुरू की जा रही हैं, जैसे कि डिजिटल भुगतान करते समय स्टे सेफ नामक ऑनलाइन अभियान, साइबर सुरक्षित भारत पहल आदि। चलिए अब बढ़ते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर की तरफ। लोकसभा में मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार मजदूरी दरों और उनसे संबंधित अन्य मामलों पर एक अंतर्दृष्टि नामक रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट को ग्रामीण विकास पर संसदीय स्थायी समिति ने प्रस्तुत किया था। मनरेगा योजना को साल 2005 में शुरू किया गया था। ये योजना एक वित्तीय वर्ष में उस ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की गारंटी देती है, जिसका वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने का इच्छुक होता है। ये योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और केंद्र सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इसकी मजदूरी दर को अधिसूचित करती है।
समिति द्वारा रेखांकित किए गए योजना से जुड़े मुद्दों पर नजर डालें तो पहला मुद्दा है निधि की कमी। इसका अलग अलग महत्वपूर्ण पहलुओं पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, जैसे कि समय पर मजदूरी देना, सामग्री प्रदान करना आदि। दूसरा मुद्दा है फर्जी जॉब कार्ड जारी करना। इससे वास्तविक लाभार्थी बकाया मजदूरी के भुगतान से वंचित रह जाते हैं। साथ ही ये धन की हेराफेरी के एक साधन के रूप में भी कार्य करता है। तीसरा मुद्दा है कम मजदूरी दर। मनरेगा से भिन्न नियोजनों में श्रमिक अधिक मजदूरी अर्जित करते हैं और साथ ही सोशल ऑडिट का अभाव। 2020-21 में निर्धारित ग्राम पंचायतों में से केवल 14% का ही ऑडिट किया गया था। अब समिति की सिफारिशों पर भी एक नजर डालते हैं। कम मजदूरी दरों के मुद्दे को हल करने के लिए आधार दर और आधार वर्ष यानी बेस ईयर में संशोधन किया जाना चाहिए। मजदूरी दर तय करने के लिए मुद्रास्फीति से जुड़े किसी बेहतर सूचकांक का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मौजूदा सूचकांक पर्याप्त नहीं है। काम के दिनों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। एक परिवार में किसी दिव्यांग व्यक्ति के लिए अलग जॉब कार्ड जारी किया जाना चाहिए। मनरेगा की दक्षता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों पर भी एक नजर डालते हैं। मनरेगा श्रमिकों की हाजिरी दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया गया है। मनरेगा के तहत सभी पूर्ण कार्यों की जियो टैगिंग के लिए जियो मनरेगा पहल शुरू की गई है। मनरेगा श्रमिकों के कौशल में सुधार करने के लिए उन्नति परियोजना शुरू की गई है। त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने और अस्वीकृति को कम करने के लिए आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम शुरू किया गया है। चलिए अब रुख करते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर का। वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रेन टिश्यू विकसित किया। ये 3D प्रिंटेड ब्रेन टिश्यू मानव मस्तिष्क की तरह कार्य करता है। इससे वैज्ञानिकों को न्यूरोलॉजिकल और न्यूरो डेवलपमेंटल विकारों पर केंद्रित अनुसंधान कार्यक्रमों में मदद मिलेगी। साथ ही इससे ये समझने में भी सहायता मिल सकती है कि मनुष्यों में मस्तिष्क कोशिकाएं और मस्तिष्क के हिस्से किस प्रकार संचार प्रक्रिया संपन्न करते हैं। 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में प्लास्टिक, राल, थर्मोप्लास्टिक, धातु, फाइबर या सेरेमिक जैसी सामग्रियों की क्रमिक परतें बिछाकर ऑब्जेक्ट्स के प्रोटोटाइप या कार्यरत मॉडल्स बनाए जाते हैं। 2020 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस तकनीक की क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए राष्ट्रीय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग रणनीति जारी की थी। अब बात करते हैं 3D प्रिंटिंग से होने वाले लाभों के बारे में। इसके जरिए तेजी से और लागत प्रभावी तरीके से ऑब्जेक्ट्स की प्रोटोटाइपिंग की जा सकती है। इस खास गुण के कारण डिजाइनर तेजी से डिजाइन को दोहरा सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप नए उत्पादों को बाजार में लाने में लगने वाला समय कम हो जाता है। 3D प्रिंटिंग द्वारा जटिल डिजाइन बनाए जा सकते हैं जो शायद इसके बिना बनाना काफी कठिन है। ये एक अत्यधिक दक्ष तकनीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें केवल प्रिंटेड होने वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए ही आवश्यक सामग्री का उपयोग किया जाता है। इस कारण बहुत कम अपशिष्ट उत्पन्न होता है। ऑन डिमांड प्रिंटिंग के चलते इसकी इन्वेंट्री लागत कम होती है। साथ ही आवश्यकतानुसार ऑब्जेक्ट के हिस्सों का उत्पादन करके मूल्य श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने में मदद करती है। अब समझते हैं 3D प्रिंटिंग के उपयोग के बारे में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में है और दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड पैदल यात्री पुल स्पेन में है। इसका निर्माण सूक्ष्म रूप से मजबूत कंक्रीट से किया गया है। 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल मेटल डेंटल क्राउन की ढलाई के लिए, पैटर्न बनाने और डेंटल अलाइनर के निर्माण हेतु उपकरण बनाने में किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं आज की चौथी मुख्य खबर की तरफ। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री के अनुसार भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण से भारत की जीडीपी को 1.5% तक बढ़ाने में मदद मिलेगी। भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण कागजी दस्तावेजों को डिजिटल रूप में बदलने की प्रक्रिया है। 95.08% गांवों में रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स ROR प्रदान करके भूमि अभिलेखों को कंप्यूटर में दर्ज करने का कार्य पूरा हो गया है। सबसे पहले समझते हैं भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के महत्व के बारे में। भूमि का स्वामित्व तय हो जाने से कृषि कार्यों के लिए पूंजी जुटाना और ऋण प्राप्त करना आसान हो जाता है। अदालतों में बड़ी संख्या में भूमि विवादों से जुड़े मामले लंबित हैं। इन्हें कम करने में मदद मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकारों को भूमि सुधार करने में सुविधा होगी। नागरिकों और सरकारी पदाधिकारियों के बीच संपर्क की कम जरूरत पड़ेगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
अब बात करते हैं भूमि अधिकारों में सुधार के लिए शुरू की गई अन्य पहलों के बारे में। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। इसका उद्देश्य भूमि अभिलेख प्रबंधन की एक आधुनिक, व्यापक और पारदर्शी प्रणाली विकसित करना है। विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या या भू आधार, ये एक 14 अंकीय पहचान संख्या है। ये प्रत्येक भूखंड के अक्षांश और देशांतर निर्देशांकों यानी अवस्थिति के आधार पर सृजित की जाती है। स्वामित्व योजना, इसके तहत ग्रामीण परिवार के मुखिया को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स या जमाबंदी प्रदान की जाती है। इसके लिए कानूनी स्वामित्व कार्ड दिया जाता है। नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसका उद्देश्य दस्तावेजों के पंजीकरण के स्तर पर राज्यों में अलग अलग प्रकार की व्यवस्था होने की समस्या को दूर करना है। इस ओर आगे की राहें भी तय की गई हैं, जिसके अनुसार ब्लॉकचेन जैसी नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाना चाहिए और पंजीकरण अधिनियम की समीक्षा की जानी चाहिए। अब बात करते हैं आज की 5वीं मुख्य खबर के बारे में। नीति आयोग ने मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए परिवहन ईंधन के रूप में LNG शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट एनर्जी ट्रांजिशन और डिकार्बनाइजिंग एजेंडा पर नीति आयोग व नीदरलैंड दूतावास के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर आधारित है। तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG वास्तव में प्राकृतिक गैस का साफ, रंगहीन और गैर विषाक्त तरल रूप है। प्राकृतिक गैस को शिपिंग और भंडारण उद्देश्यों से लगभग -162 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा करके तरल अवस्था में लाया जाता है। प्राकृतिक गैस की यही तरल अवस्था LNG है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में LNG के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी लाकर साल 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। साथ ही तेल आयात पर निर्भरता कम होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत का ट्रकिंग बाजार तेजी से बढ़ रहा है। इसके साल 2022 से 2050 के बीच चौगुना हो जाने का अनुमान है। इससे भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि सरकार ने 2030 तक प्राथमिक एनर्जी मिक्स में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब समझते हैं कि LNG को अपनाने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रारंभ में पारंपरिक डीजल ट्रकों की तुलना में LNG अपनाने में अधिक लागत आती है। LNG रिटेल आउटलेट्स की कमी है। इसे अपनाने को लेकर बाजार में दुविधा भी है। इसी के चलते रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें भी की गई है। LNG आधारित वाहनों की मांग वाले क्षेत्रक समूहों को पहचानने की जरूरत है। इससे उच्च मात्रा में LNG उत्पादन संभव हो सकेगा और लागत में कमी लाने में मदद मिलेगी। LNG अपनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इन प्रोत्साहनों में LNG को GST के तहत लाना, संशोधित मूल्यह्रास कार्यक्रम, टोल शुल्क में छूट, उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन की शुरुआत आदि शामिल है। और गैर वित्तीय प्रोत्साहन भी दिए जाने चाहिए, जैसे कि प्रेफरेंशियल राइट ऑफ वे, इको लेबल, प्रायोरिटी लेन एक्सेस, फ्यूल कार्ड आदि। अब बात करते हैं LNG को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों के बारे में। साल 2017 में केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 को संशोधित करके LNG को परिवहन ईंधन के रूप में शामिल किया गया। परिवहन और खनन क्षेत्र में LNG का उपयोग बढ़ाने के लिए LNG नीति का मसौदा तैयार किया गया। डीजल वाहनों को LNG ईंधन वाले वाहनों में बदलने के लिए रेट्रोफिटिंग की अनुमति दी गई। चलिए अब रुख करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर का। संसद की स्थायी समिति ने देश में लघु और सीमांत किसानों के लिए कृषि के मशीनीकरण में अनुसंधान एवं विकास पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की। सबसे पहले चर्चा करते हैं कृषि के मशीनीकरण की स्थिति के बारे में। देश में 47% कृषि का मशीनीकरण हुआ है। ये चीन के 59.5% और ब्राजील के 75% जैसे विकासशील देशों की तुलना में कम है। भारत को 75 से 80% कृषि मशीनीकरण स्तर प्राप्त करने में लगभग 25 वर्ष लग सकते हैं। अब समझते हैं कृषि के मशीनीकरण के महत्व के बारे में। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ती है,
साथ ही बीज व उर्वरक जैसे अन्य इनपुट तथा पानी, मिट्टी के पोषक तत्व जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उचित और दक्ष उपयोग सुनिश्चित होता है। कृषि में लगे श्रम की दक्षता बढ़ती है, साथ ही मानव परिश्रम और कृषि की लागत कम होती है। अत्याधुनिक जुताई तकनीकों के माध्यम से बंजर भूमि को कृषि भूमि में बदलने में मदद मिलती है। कृषि मशीनीकरण उद्योग के विकास में कुछ चुनौतियां भी मौजूद है, जैसे कि खेतों का छोटा आकार, पूंजी की कमी, सेवा केंद्रों की कमी, सस्ता श्रम उपलब्ध होना और महंगी मशीन की तुलना में कम लागत पर श्रमिक मिल जाना। अब समझते हैं समिति द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में। 25 वर्षों से कम अवधि में कृषि मशीनीकरण का 75% स्तर हासिल किया जाना चाहिए। परीक्षण प्रक्रिया, इंजीनियरों का प्रशिक्षण और कृषि उपकरणों के परीक्षण की प्रणाली को बेहतर करने की जरूरत है। राष्ट्रीय कृषि रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संस्थान तथा इंजीनियरिंग निदेशालय की स्थापना की जानी चाहिए। पर्याप्त निधि का आवंटन करके कस्टम हायरिंग सेंटरों और फार्म मशीनरी बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए और इनके बारे में जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। खबर के आखिर में कृषि के मशीनीकरण के लिए शुरू की गई पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। पहली है कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन, दूसरी पहल है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और तीसरी पहल है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। चलिए अब रुख करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है चिली। इस देश की राजधानी है सैंटियागो। हाल ही में चिली में इस सदी की सबसे भयंकर वनाग्नि की घटना घटित हुई है। इस देश की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके उत्तर में पेरू व बोलीविया, पूर्व में अर्जेंटीना तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर अवस्थित है। अब बात करते हैं इस देश की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। इस देश की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत, सर्वोच्च शिखर है ओजोस डेल सालाडो और प्रमुख नदियां हैं लाओ, बियोबो, मैपो आदि। बुलेटिन के आखिर में अब बात करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पीयर टू पीयर लैंडिंग के प्रति आगाह किया है। यह ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से धन उधार देने की एक प्रणाली है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने प्रभाव यानी पावरिंग अ रेजिलिएंट एंड एजाइल भारत फॉर द एडवांसमेंट ऑफ विजनरी स्टार्टअप्स नामक क्रिसिल मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार फंड ऑफ फंड्स स्कीम के तहत 938 स्टार्टअप्स में 17,534 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। वैज्ञानिकों ने केरल के त्रिशूर से कवक की एक नई प्रजाति की खोज की है। इसे ट्राइकोग्लॉसम श्याम विश्वनाथी नाम दिया गया है। स्पेसएक्स ने नासा का प्लैंकटन एरोसोल क्लाइमेट ओशियन इकोसिस्टम PACE पेस उपग्रह लॉन्च किया है। ये उपग्रह महासागर, वायुमंडल और जलवायु का पर्यवेक्षण करेगा। PACE पेस को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है। ऑलिव रिडले कछुओं को नेस्टिंग के लिए कर्नाटक के मंगलुरु में समुद्र तटों पर फिर से देखा गया है। दुनिया में सभी समुद्री कछुआ प्रजातियों में यह सबसे छोटे आकार की प्रजाति है और साथ ही ये सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली कछुआ प्रजाति भी है। भारत की पहली जीनोमिक्स आधारित संक्रामक रोग जांच प्रणाली की शुरुआत केरल में होगी। इसे IIT बॉम्बे स्थित हैशटैग एनालिटिक्स और NIMS मेडिसिटी ने विकसित किया है। इन्फेक्शन TM एक अत्याधुनिक, लक्षित और अगली पीढ़ी का सीक्वेंसिंग टेस्ट है। नासा ने DC-8 के साथ एशिया में मैराथन उड़ानों की एक श्रृंखला की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण का पूर्वानुमान लगाना और उससे निपटने में मदद करने वाले मॉडल्स को बेहतर बनाना है। नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित किया जाएगा। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।